हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। सो आज की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज 2023 ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। तो आज की क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोस्ट के पीवाईक्यूज रखे हैं, द पोस्ट ऑफ ईओ एओ के एंड द पोस्ट ऑफ एपीएससी के, जो कि ईपीएफओ के अंदर ही आते हैं, जो कि 2023 में जो पीवाईक्यूज हुए तो सेपरेटली हुए थे, बट नाउ द ईओ एंड एओ के एग्जाम्स जो पोस्ट के लिए एग्जाम्स हैं, तो एपीएससी के पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स है वो टोटली नोटिफिकेशन के अंदर मतलब साथ ही में होंगे, इसका कोई सेपरेट नहीं होगा एज पर द नोटिफिकेशन डिटेल्स। तो इसलिए हम ईओ एंड एओ के भी पीवाईक्यूज करेंगे एंड एज वेल एज ईपीएससी के तो हम कर ही रहे थे, तो इसमें मैं दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रखूंगी। तो सेम हमारा जो टारगेट है बेसिकली इस क्लास का स्टार्ट माइनिंग सीरीज का, तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ट्रिक यूज करेंगे और वी कैन से हम अपना क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे और वी कैन मास्टर ऑन आर क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड, बिकॉज एक लिमिटेड ही आपकी नॉलेज काम आती है, क्योंकि इसके बाद आपको एक स्मार्ट गैसिंग करना होता है, और यू कैन से इंटेलिजेंस गैसिंग और यू कैन से इज मास्टरिंग ऑन एमसीक्यूज इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, यू कैन से दैट। तो इसमें बेसिकली हम मास्टर करेंगे अपनी एमसीक्यूज इंटेलिजेंस को। यहाँ पर हमने गोल्डन थंब रूल्स प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफ आई। तो अगर मैं गोल्डन थंब रूल्स की बात करूं, जो मैंने यहाँ लिखा है गोल्डन थंब रूल्स, तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, सीएससी हो गया, सिविल सर्वेंट्स का हो गया, सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, ऑल ऑल द एग्जाम्स, तो उसमें बेसिकली एक हम पैटर्न देखते हैं कि यूपीएससी तो एक अलग अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इनके जो जितने भी पैटर्न्स पे एनालिसिस हुए हैं, जितने भी एनालिसिस किए हैं, बहुत सारे पेपर्स का पीवाईक्यूज निकाला गया, तो उसमें इतना पता चलता है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, कि जैसे कि एक्सट्रीम में आप वर्ड यूज करते हैं दैन इज करेक्ट, ऑल इज करेक्ट, ओनली वर्ड्स होते हैं, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। आपको जेनरिक स्टेटमेंट लेके चलना है। और आज की क्लास में बेसिकली इसमें मैंने आज की क्लास में स्पेसिफिकली जो प्रीवियस टू क्लासेस इसमें जीएस स्टडीज का क्वेश्चंस लेके आए थे, जो कि टॉप था, जो कि आप बेसिकली मिनिमम नॉलेज प्लस अपना जो ये क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड के माध्यम से आप उसको करेक्ट कर सकते थे और इजी आप यू कैन गेट द द एज, और यू कैन से देयर इज अ लिटिल एज, मतलब आप मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो उसी के आधार पे अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गए, हमें एक जेनरिक स्टेटमेंट लेके चलना होता है, जनरलाइज यूनिवर्सल स्टेटमेंट होना लेके चलना पड़ता है। जो डाटाज होते हैं, डाटास इतने इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, बहुत इजिली चेंजेबल होते हैं डाटास, ठीक है, इसलिए डाटास को बहुत इजी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। और जैसे कि और हम अगर बात करें डाटा चेंज हो सकते हैं, स्वैप टेक्निक का भी यूज करते हैं। स्वैप टेक्निक मैंने आज एक क्वेश्चन लाया है, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्वैप टेक्निक क्या होता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा का कोई रोल है और एक राज्यसभा का रोल है, उसमें क्या करेंगे, ये रोल तो करेक्ट होगा बट क्या करेंगे, लोकसभा को राज्यसभा से स्वैप कर देंगे, राज्यसभा को लोकसभा से स्वैप कर देंगे। स्वैप टेक्निक ये यूज करते हैं, ठीक है। इसी के ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारे हम कैसे इन सब टेक्निक को यूज कर करके अपने एक एलिमिनेशन इंटेलिजेंस गेसिंग, यू कैन से एलिमिनेशन ट्रिक्स को कैसे मास्टर कर सके, ताकि हमें जो हमारी एक मिनिमम नॉलेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, पर्टिकुलर थीम में है, पर्टिकुलर टॉपिक में है, वहां पर हम कैसे मैक्सिमम गेन ले सके। तो मिनिमम इनपुट प्लस मैक्सिमम गेन की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है बेसिकली। तो लेट्स गेट स्टार्ट with our first question about this field. Okay. Okay. First question about this series is, here is a matching trick, you can say. देखिए मैचिंग ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्लासेस में बता रखी है, मैं इसमें आपको ये बता दूंगी कि हमें पहले है ना कोड्स को देखना है। हमने सी इसमें हमने कुछ नहीं देखा कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन सा सही है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ कोड को देखना है। तो मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी मैं इसको टच नहीं करूंगी, मुझे पता इतना इतना पता है कि मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, ओके, ठीक है। मैंने ये अभी नहीं पढ़ा, मैं पहले कोड देखूंगी, ए बी सी डी है
अब मैं इसमें देखूंगी ए के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे। या तो ए के साथ या तो 4 है या तो 1 है, डी के साथ या तो 1 है या तो 4 है। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाएगा ए के साथ क्या है, मुझे डी के साथ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर सेम विद बी, बी एंड सी का साइमल्टेनियसली या तो 1 है और या तो इसका 3 है या तो 2 है। सेम अगर मुझे बी का या सी का पता चल गया, मुझे मेरी आंसर मैच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली डन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। रिकवरी ऑफिसर, अब मुझे इसमें सब जगह पढ़ते ही चले जाने। मुझे पता है या तो इसका 4 है या तो 1 है। ठीक है, 4 है या तो 1 है, तो मैं वर्ड पढ़ूंगी। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1943 और 1946, रिकवरी ऑफिसर। ओके ठीक है, अब 4 क्या है, 4 ये रहा। द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। बेसिकली अगर आप जाने, और डी का क्या है, अगर डी का भी पढ़ लेते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसमें हमें डी का तो कुछ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है कि डी का क्या हो सकता है, बट ए का तो आ रहा है, रिकवरी ऑफिसर। और ऑफिसर किसी, आप किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही कोई ऑफिसर बनता है, राइट, किसी एक्ट। लेकिन हमने यहाँ देखा 1 एंड 4 बोथ ऑफ द कॉम्बिनेशन में कोई एक्ट है। लेकिन आपको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट या तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, आपको क्या लग रहा है कि ईपीएफओ में ऑफिसर ज्यादा होते हैं? ईपीएफओ खुद एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज परसेंटेज ऑफ शेयर, इसमें वो पेंशन का थोड़ा आ जाता है। तो बेसिक ईपीएफओ तो सभी जानते हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, सबको पता होना चाहिए। कि फिर रिकवरी ऑफिसर किस में आपको मोर साउंडिंग लग रहा है कि किस में ज्यादा जा सकते हैं। और वैसे भी अगर बात करें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में, वो रिकवरी ऑफिसर क्या होगा? ईपीएफओ में रिकवरी ऑफिसर ये हो सकता है कि कोई अगर डिले हो रहा है पेमेंट का तो उसको रिकवर कर ले। देयर इज समथिंग delayed in financial institution or some kind of other delayed in finance related stuff, तो बेसिकली वो रिकवर कर सकते। तो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो फाइनेंस से रिलेटेड है। और आपको पता है ईपीएफओ बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है, ये पेंशन रिलेटेड ही काम करती है। तो ऐसे मैंने सोचा, तो मैंने लगाया कि ए का हो सकता है 4। जैसे मैंने ए का 4 माना तो मुझे पता चल गया डी का है 1। ए का है 4, डी का है 1। ए का है 4, डी का है 1, मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, लेट मी टेक द अदर कलर। अब मुझे बी का पता है, बी या सी। बी या सी में क्या है, या तो 3 है या तो 2 है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कंपल्सरी इंश्योरेंस, और एक का बात हो रहा है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट 1972। अब आप ग्रेटिट्यूड से तो समझ रहे हो ना, बेसिकली आया लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्रेटिट्यूड एक्ट बेसिकली आपको पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट। तो उसमें ग्रेटिट्यूड एक्ट की बात कर रहा है और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। मिनिमम वेज इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। और कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या हो जाता है, इंश्योरेंस आपको ग्रेटिट्यूड बेसिकली एक तरह से उपहार बोल सकते हैं कि आप अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं आफ्टर सम, आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया तो उसके बदले में उस एग्रीमेंट के बाद आपको एक कंपल्सरी बोल सकते हैं इंश्योरेंस देंगे, और एक पर्टिकुलरली आपको एक लमसम अमाउंट देंगे कि आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, और एज अ काइंड ऑफ उपहार है, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है बेसिकली एम्प्लॉयर टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो ऐसा कुछ रिलेटेड लग रहा है। और कंपल्सरी इंश्योरेंस मतलब ग्रेटिट्यूड एक्ट में आपको पता ही होता है कि वो कंपल्सरी ही होता है कि अगर कोई नौकरी छोड़ा तो एज अ टूवर्ड्स द टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो बेसिकली एम्प्लॉयर सम काइंड ऑफ द सैलरी से कुछ परसेंटेज देता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये रिलेटेड तो जिससे लग रहा है, तो मैंने इसको बी का 3 माना। ठीक है, बी का जैसे मैंने 3 माना, मुझे पता चल गया सी का 2 है। जैसे सी का 2 है, बी का 3 है। ओके, एंड हमने बात की ए का 4 है एंड डी का 1 है। ए का 4, डी का 1, बी का क्या है हमारा 3, बी का 3 एंड सी का ये। तो ये हमारा 4 बन गया। ए इज द करेक्ट कोड, लेट मी चेक इट अगेन। तो रिकवरी ऑफिसर को हमने मैच किया इससे 4 से, सब्सिडेंस अलाउंसेस से मैच किया इंडस्ट्रियल रिलेशन से, कंपल्सरी इंश्योरेंस को किया ग्रेटिट्यूड से क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज काइंड ऑफ द कंपल्सरी थिंग, एंड शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू मिनिमम वेज। तो मैंने ऐसे भी सोचा कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू मिनिमम वेज, तो मैंने 2 से कर दिया। तो सी का 2 है, सी का 2 है ये रहा, और डी का मैंने क्या किया 1 से, तो डी का 1 ये रहा। तो ये आ गया हमारा आंसर डायरेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कैसे मैंने एक मिनिमम नॉलेज होते हुए, थोड़ा वर्ड पता होते हुए इसको हमने यूज किया। नेक्स्ट सेकेंड, तो ये है हमारा साइंस एंड टेक का रिलेटेड, साइंस एंड टेक
ओके राइट। तो ये हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में अगर मैं आपको गोल्डन रूल बताऊं, साइंस एंड टेक में जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द जनरल स्टेटमेंट। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई होती है, जब कहते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज, तो ऐसे स्टेटमेंट्स में यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल डायमेंशन। ओके, तो आप मल्टीपल डायमेंशन में जब टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में उसी टेक्नोलॉजी किसी और फील्ड में डिस्कवर हो गया जो कि आज प्रेजेंट नहीं है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक विजन को भी एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेशन बेस्ड की बात करें तो साइंस एंड टेक इज वेरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो सकता है प्रेजेंट में ना हो, बट फ्यूचर में जाके हो सकता है ये टेक्नोलॉजी इस डायमेंशन को भी टच कर रही हो, और हम पीवाई के उस ईयर में कर रहे होंगे, फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हो, तो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डायमेंशन को भी लेके चलना। साइंस एंड टेक इज अ वेरी इवॉल्विंग सब्जेक्ट, यू कैन से। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है, तो नए नए फील्ड डिस्कवर होते हैं। तो ऐसे में आपको जेनरिक स्टेटमेंट लेके चलना है, और फ्यूचरिस्टिक विजन लेके चलना है। हो सकता है कि ये इस फील्ड में भी एप्लीकेबल होगा, हमें हमें अभी नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में कुछ इसका आविष्कार हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए साइंस एंड टेक में जो बोलते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी यूज दिस टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली इसमें ऑल ऑफ द अबव आई स्टेटमेंट ही करेक्ट होता है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, लेट्स सी दिस। इसको भी आप बहुत ही जेनरिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए। डीएनए के बारे में सबको पता है, सबको तो डीएनए का फुल फॉर्म भी पता है, क्योंकि बहुत इजी होता है। कंसीडर डायरेक्सिबो न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्सिबो डायरेक्सिब डायराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आई एम लिटिल बिट प्रोनाउंसिंग द गलत, but I know it is correct one. Okay, it is located in the ribosomes. Let's see, you don't know what is ribosomes, ठीक है। So let's skip this for a second. So DNA refers to a dideoxyribonucleic acid. Okay. It is located in the ribosomes. नहीं पता. Let's reserve this question. It is composed of ribonucleic acid. अब देखो ribosomes, DNA, डायबोरेक्सिबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स लुक लाइक अ राइनो न्यूक्लिक एसिड, तो सेम हो गया, बस राइनो। नहीं लग रहा कि ये इससे ही कंपोज होगा कुछ, तो अगर ये सही हो गया तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि अगर डीएनए इसके अंदर है और इसी से ये बना है, तो मतलब बेसिकली अगर 2 जा रहा है तो 3 भी जा रहा है, अगर 3 जा रहा है तो 2 भी जा रहे हैं, ये कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इट कैन मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ऑफ कोर्स हमको पता है डीएनए में बेसिकली डीएनए क्या होता है, जीन होती है जिसमें कॉपी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हमने वन, हम चलो नहीं, 4 को, अब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो ऑल 4 को कंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर हम 3 को सही मान रहे हैं तो हमें 2 को भी ऑटोमेटिकली तो सही मानना पड़ेगा, और अगर हम 2 को सही मान रहे हैं तो 3 को भी मानना पड़ेगा। ऐसे कौन सा है जिसमें ऑल ऑफ द फोर इज है। तो देखिए ऑप्शन से ही पता चलेगा, किसी में भी और चारों ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें 1 कंफर्म था एंड 4 कंफर्म था। लेकिन वी डोंट नो अबाउट द 3 एंड 2, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर 1 होगा तो 2 भी होगा, राइट। तो इसी को एलिमिनेट करते हुए मैंने 1 एंड 4 लगाया, क्योंकि आई नो द 1 एंड 4 मोर, ठीक है। Everyone knows that DNA is none for this copying and gene जो पेरेंट्स से जाती है to their offspring और children, राइट। तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया और यही हमारा करेक्ट आंसर भी आ गया। तो साइंस एंड टेक में आप ऐसे भी मिनिमम नॉलेज के साथ यूज भी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सिक्योरिटी सोशल स्कीम रिलेटेड है, जो कि अगेन हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। सोशल स्कीम और सोशल सिक्योरिटी यू कैन से, राइट। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट, राइट। नॉट को आपको सर्कल कर लेना है। अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, कोई एक्ट है, उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट नहीं है फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब आपको ऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में थोड़ा डिफरेंस ऐसे जनरली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज वर्कर को मेडिकल फैसिलिटीज होती है, और एक फिक्स टाइम होता है, वेजेस होती है, वेजेस में हाइक होने की भी संभावना होती है, उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, क्लीन एंड लिविंग वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज फुल वीकेंड्स का होता है, मतलब एक गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लाइक गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटीज मिलती हैं।
अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि रेडी वाले हो गए, कोई माइंस में काम करने वाले हो गए, यू कैन से माइन इज ऑलरेडी लिटिल बिट डिफरेंट जॉब, यू कैन से दैट जो मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, जो कि शॉप्स में कपड़े बेचने का काम करते हैं, वो काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो जाते हैं। तो उनको कोई ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, पेंशन स्कीम्स इतनी एप्लीकेबल्स नहीं होती, राइट? यू कैन डिफरेंशिएट लिटिल बिट लाइक दैट, इतना नॉलेज तो होता है। तो उसमें पूछ रहा है क्या क्या इसमें नहीं है पार्ट, ओके? तो हमें नॉट करेक्ट बताना है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ओके? आप देख रहे हैं गवर्नमेंट आयुष्मान भारत का देखेंगे आप, हेल्थ कवरेज गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। ईएसआई का आप देखेंगे, ईएसआई जो कि कार्ड होती है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को भी दी जाती है फॉर द यू कैन से कि विदाउट एनी फीस वो बेसिक मेडिकल इलाज करा सकते हैं, जो उनके पास के ईएसआई सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट? और नेक्स्ट है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फैमिली बेनिफिट्स के लिए। तो जन श्री बीमा योजना, बीमा योजना तो आजकल बैंक्स में भी दी जा रही है, और बैंक्स में तो पूछते भी नहीं है कि आपकी कितनी वो है इनकम है। बेसिकली आप देख रहे हैं बैंक में जाते हैं आपको अलग अलग तरह की बीमा योजना दी जाती है, उजाला योजना, आई थिंक लक्ष्मी संपदा योजना है ना, अटल योजना, ऐसे करके दी जाती है। तो ये बहुत एक जेनरिक स्टेटमेंट है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक ये हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अगेन बीमा योजना इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। अब नाउ देयर इज अ कैच, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएफओ इज फॉर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स, बट इट इज मोर, अगर बात करें ईपीएफओ में पेंशन स्कीम्स रिलेटेड ही काम होते हैं। एम्प्लॉयर का शेयर आता है, एम्प्लॉयज का शेयर आता है फ्रॉम देयर सैलरीज, लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर सैलरीज। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ये जो पेंशन स्कीम्स का है ना प्रोविजन, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास नहीं है, ठीक है? ये नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने जैसे हमें पता चला व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो उसी से हम बता लेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एंड व्हाट आर द perks, facilities, advantages, disadvantages applicable to both of these sectors, okay? तो चीज करेक्ट। ऐसे हमने अगेन एक जनरल यूनिवर्सल थिंकिंग लगा के आंसर तक पहुंचे। नेक्स्ट, तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएट विद द पंडित मोहन मदन मोहन सॉरी पंडित मदन मोहन मालवीय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहले क्या हुआ होगा। लेट्स नॉट रीड द दिस पार्ट, लेट्स रीड फ्रॉम द कोड। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है? मतलब ईयर में सबसे पहले क्या है, तो हमें इतना पता है कि 3 और 4 सबसे पहले ही आया होगा। तो अगर क्रोनोलॉजी में बनाऊं तो या तो 3 पहले होगा या तो 4 होगा, उसके बाद में आगे की कहानी लिखूंगी, ठीक है? तो लेट्स सी 3 में क्या है और 4 में क्या है। फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर, इससे आपको एक फैक्ट भी मिल गया कि पंडित जी ने लीडर न्यूज़पेपर लिखा था। फाउंडिंग ऑफ द हिंदू बोर्डिंग हाउस एट इलाहाबाद, फाउंडिंग ऑफ द हिंदू बोर्डिंग हाउस एट इलाहाबाद। अब आप देखिएगे 80s के समय में 1858 के बाद से ही बहुत ही ये सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, उससे पहले भी चल रहे थे, बट बहुत एट द पीक ऑफ पैरामाउंट की बात करें तो 1858 के बाद ही सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे। राजा राम मोहन राय हुए थे, उन्होंने अपना समाज बनाया था। देन 1990s के समय में सब अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, सब अपने अपने यू कैन से दैट कि अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपनी अपनी आइडियोलॉजीज अटैच कर रहे थे। कुछ कुछ लोग इंस्टीट्यूशन बना रहे थे, क्योंकि उस समय ही हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। उसी के जब वो जो बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे अपनी नौकरी छोड़ रहे थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते थे वो कॉलेज जाना छोड़ रहे थे, तो अल्टरनेटिव वे में बेसिकली अपने जो भी जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने अपने ही खर्चों पे एक बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बनाया, कॉलेजेस बनाए, उसी से एसोसिएट ये थिंग्स लग रहे हैं, ठीक है? तो अगर बात करें फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर, ये भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से मैच्ड है, बट जितना मुझे लग रहा है हिंदू बोर्डिंग स्कूल हाउस है इलाहाबाद इज केम फर्स्ट, ओके? पहले आया होगा रिलेटेबल टू दिस, क्योंकि सोशलिस्ट रिफॉर्म 1884 से 1858 के आसपास से स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो उसी से मुझे लग रहा है ये 80s का समय का है। अगर मैं 4 का आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो ये बहुत ही आंसर इजी हो जाएगा, ओके? एंड देन जैसे मुझे पता चला 4 पहले आएगा तो 3 बाद में आएगा।
क्योंकि 4-3 में ही चल रही थी कहानी। एंड 2001 की बात है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी एंड फाउंडिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बताऊं कि जो गांधी एक क्वेश्चन आया था ना कि गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ हुआ था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वहां पर एक करेक्ट आंसर था कि जब ये बनारस हिंदू कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, वहां पर गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था आफ्टर कमिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया। ओके, तो ये जब पता चला कि गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस अराउंड 1915 एंड 16 में हुआ होगा, तो यहाँ से तो डेट पता चल गई। एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, ये डिवीजन, ये जो कांग्रेस में बहुत ज्यादा डिविजन चल रहे थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग अमर्ज हो रहे थे, वो आफ्टर, आई थिंक आफ्टर, आप पढ़ेंगे आफ्टर 1925 1930 के आसपास के बाद की कहानी थी ये सारी। तो इसमें मैंने फर्स्ट को पहले रखा एंड देन टू। तो ये मेरा पूरा क्रोनोलॉजी कैसे बन गया, ठीक है, ये रहा मेरा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। Yes, तो हमारा ये है, इसको read this question. Which of the statements about the Kailash Nath temple at Ellora is not correct? Again, not correct. तो अगेन मैप बना लीजिए, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट, इट इज रॉन्ग मैप, एक्यूरेट था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको पता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यहीं से अलोरा अजंता की केव्स होती है, नॉलेज है, तो ये सदर्न पार्ट हो जाएगा। और आपने अगर आर्किटेक्चर का पार्ट पढ़ा होगा, तो जो नदन की साइड के होती है, जो ज्यादातर उनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर के कौन से स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सदर्न, ठीक है, ये इतना नॉलेज होना चाहिए था फॉर टू अप्लाई दिस, ठीक है। अ टेम्पल वाज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक इन द 8th सेंचुरी। अब सी, इसमें 8th सेंचुरी की बात की है, हम इसको डाटा डिस्टॉर्शन का केस नहीं मानेंगे, क्योंकि 8th सेंचुरी इज क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है कहीं एक पॉइंट पे कर दिया हो फॉर्मेशन ऑफ दिस टेम्पल, तो इसको लॉन्ग नहीं माने, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, तो पूरा एक पर्टिकुलर पीरियड बता दी, एक पूरी सेंचुरी बता दी, राइट, ये हम इसको करेक्ट ही मान के चलेंगे। अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आपको पता है जो सदर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है वो वैष्णवाइज सेक्ट को मानते थे, या तो शिवाइज सेक्ट को मानते थे, राइट। तो लिंगास की लिंगास एज अ फॉर्म ऑफ, एज आइडियल, एज अ फॉर्म ऑफ फॉर द शिवास वर्शिप के लिए यूज करते थे, एंड द विष्णु से इनकारनेशन अलग अलग फॉर्म में आप देख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सदर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है, पर्टिकुलर एक टेम्पल की बात ही कर रहे हैं, पूरा अलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल की बात कर रहे हैं, राइट। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल इज कंपाउंड ऑफ द नगराज स्टाइल। अब यहाँ पर स्टाइल की बात हुई, पर्टिकुलर एक्ट की बात हुई, पर्टिकुलर यू कैन से आर्किटेक्चर के वे की बात हो रही है यहाँ पर। और आपको पता है अगर स्टाइल की बात करें तो टेम्पल स्टाइल में बहुत अलग अलग टाइप के आपको स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। अ टेम्पल हैज बोथ शिवाज एंड वैष्णव स्कल्पचर्स। अगेन साउथ का है, तो इसमें अगर ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, लेकिन हो सकते स्कल्पचर्स वैष्णवाइज हो, क्योंकि अलोरा के कैलाशनाथ का टेम्पल बहुत ही बिग है, वहां पर आप काउंट नहीं करने जाएंगे कि और हो सकता है डिस्कवर्ड ही ना हो अभी तक, किसी ने उसको इतना डिस्कवर नहीं किया, हो सकता है अलग ही वो अनअर्थर्ड पार्ट ऑफ द टेम्पल का पार्ट हो, फिर राइट, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे एक स्टाइल की बात कर रहे हैं, और आपको आर्किटेक्चर में पता होना चाहिए कि द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होता है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जिसके रेस प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसको द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड नगरा आर्किटेक्चर में कैसे डिफरेंस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये अलोरा हमारा महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के ऐसे मिडिल से होके जा रहा है, इंडिया की लोकेशन है, तो सदर्न इंडिया की बात है।
और सदर्न इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो भी द्रविडियन से इमर्ज हुई हैं, तो उसी के आर्किटेक्चर से द्रविडियन ही एसोसिएट विद द साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हो सकता है द्रविडियन हो। अगेन स्वैप टेक्नोलॉजी, स्वैप टेक्निक हो गया, द्रविडियन को नागरा से करते हैं, तो बहुत ही यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है टू मेक दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पर व्हाट इज इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज इनकरेक्ट, ऑल ए बी एंड डी इज करेक्ट। तो यहाँ से हम ऐसा स्टेटमेंट लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिसेबलमेंट, मतलब बेसिकली डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। Shall be determined by which one of the following authorities under the Employees State Insurance Act। ये कोई एक्ट है, बेसिकली डिसेबिलिटी कौन डिटरमाइन करता है, तो बेसिकली डिसेबिलिटी कौन डिटरमाइन कर सकता है, कोई डॉक्टर ही कर सकता है, राइट। तो इसमें देखते हैं, इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर डिसेबिलिटी को कैसे कर सकता है, वेरीफाई और डिटरमाइन, तो ये गलत हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड और मेडिकल अपील बोर्ड, मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर अपील ट्रिब्यूनल की बात की गई है, वैसे तो मेरी ट्रिब्यूनल की क्लास तो आप पढ़ेंगे वाई ट्रिब्यूनल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली एक आपको एक अपील आती है, यू कैन से दैट आपको कोई जजमेंट आता है और आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, तो आप फिर से रिकंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अभी डिटरमाइन की बात नहीं होगी, ये अलग ही केस हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर हमारा दो बच गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर और मेडिकल बोर्ड। एक होगा हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर और होगा हमारा मेडिकल बोर्ड। तो ये इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर है और एक मेडिकल बोर्ड है। तो बेसिकली डिसेबिलिटी को शैल बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, ठीक है। अथॉरिटी, मेडिकल बोर्ड इज अ ब्रॉड टर्म, मेडिकल ब्रॉड में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं, और ये इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर बेसिकली एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर डिटरमाइन करना है डिसेबिलिटी, तो पर्टिकुलर group of many doctors or medical practitioners make the board, and then board determine the criteria for disability or disablement under this act। तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, तो हमें ब्रॉडर टर्म को लेके चलना है, आपको जेनरिक रहना है, जनरल स्टेटमेंट्स को करेक्ट होगा आपका, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेके चलना है। ये आपके एक तरह से एलिमिनेशन टेक्निक के लिए यूज होते हैं, ये सब आपके क्रेडिट। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद हम अपनी जितनी भी PYQs रह रहे हैं, बेसिकली मैं 2023 के मैं चाह रही हूँ कि ऑल PYQs कर लें हम, रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, और यू कैन से GS बेस्ड। ओके, तो यहीं पर ये क्लास एंड करते हैं, एंड सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।